तो मैंने अपने हॉस्टल में बताया कि देखो ऐसे ऐसे एक आरजी है, उन्होंने मेरा नंबर लिया, तो लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर। लेकिन यकीन मानिए, ग्रास रूट लेवल पर अभी भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन एक टैबू है। जो इंडिया है वो पूरा इंडिया नहीं है। एक है इंडिया, एक है भारत। इंडिया तो सब चीज़ों के बारे में अवेयर है, बट वो भारत वाला जो सेक्शन है अभी, जहाँ इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, तो आई थिंक कि उन्हें अवेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। 2 दिन बाद मेरे पास फीवर एफएम से फोन आता है कि आप आइए, आपका इंटरव्यू लेना है। शायरी जो है ना, उसमें कुछ और खास नहीं है, आपकी मेरी जिंदगी की कहानी है बस। क्योंकि राइटिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन मुरादाबाद का योगदान अभी उसमें बहुत कम है। सो हेलो तुषारिका, वेलकम टू टीआईडी शो। हम लोग आज से सेकंड सीजन शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्टली तो आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए कि एग्जैक्टली आपका क्या बैकग्राउंड है, आप अभी क्या कर रहे हो, ताकि ऑडियंस थोड़ा कनेक्ट कर पाए आपसे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है। मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। करंटली मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ, और साथ ही साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ मैं न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। तो दिस इज व्हाट करंटली आई एम डूइंग। ओके, तो राइटिंग के बारे में आप थोड़ा बताइए कि एग्जैक्टली आप प्रोफेशनल राइटिंग में क्या कर रहे हो। तो राइटिंग की जो फील्ड है वो बहुत वास्ट है। वास्ट तो पहले से भी थी, लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से राइटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लेखकों को जो इज्जत 20 के समय में थोड़ा दौर में नहीं मिलती थी, जो फेमस राइटर थे लोग उन्हीं को जानते थे, वो रिस्पेक्ट जो है वापस मिलने लगी है। लोग समझने लगे हैं लिखने की क्या अहमियत है। मैं देखती हूँ कई बार बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत बहुत खूबसूरत लिखते हैं। तो ये जो राइटिंग का जो फील्ड है वो बहुत वास्ट हो चुका है, बहुत तरह की राइटिंग होती है। मैं जो राइटिंग करती हूँ दैट इज क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें एड्स आते हैं, आपके पॉडकास्ट आते हैं, स्क्रीन प्लेज आते हैं, स्टोरी राइटिंग आती है। दिस इज ऑल इन क्रिएटिव राइटिंग, कुछ नया बनाना। तो वो मैं करती हूँ। तो आई एम बेसिकली अ क्रिएटिव राइटर, जिसमें बहुत सारी चीजें मैं लिखती हूँ, बहुत सारे जोनेट्स में लिखती हूँ। करंटली मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है इन हिस्ट्री और पॉलिटिकल टॉपिक्स में ज्यादा है, तो उस पर मैं लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ। बाकी फिलोसफिकल भी कविताएं मैं लिखती हूँ, कविताएं, शायरी, गजल जो मिलता है। बट ज्यादा मैं इसी जॉनर में लिखना, हिंदी में ज्यादा पसंद करती हूँ। तो फर्स्टली तो ये जो जॉनर है आपका, या जो भी आपका निश है ये अभी, तो जो आजकल का टाइम चल रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा घूम रहा है पूरे मार्केट में। और आपने वो फील्ड पकड़ रखा है कि जो लोग, मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग एकदम से अट्रैक्ट नहीं होते उस पे, जिन्हें ज़्यादा समझ होती है वही होते हैं। ऑब्वियसली जो आप एड के लिए लिखोगे, पॉडकास्ट के लिए लिखोगे, वहाँ तो मार्केट है। बट जैसे आपने गजल्स और वो सब का, मेरे ख्याल से अभी वो मार्केट धीरे धीरे कह सकते हैं कि चला गया था, वो वापस आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है। देखिए, इसमें क्या है कि अभी हमारे पास उतना ऑडियंस नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि अभी उतना ऑडियंस नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडियंस क्रिएट हो गया है। जैसे कि आप अलग अलग शहरों में देखें ना, आप ओपन माइक्स होने लगे हैं, या फिर ऑनलाइन ही राइटिंग के कॉम्पिटिशन होने लगे हैं। तो हर किसी के अंदर एक लेखक होता है। वो लेखक क्या लिख रहा है वो एक अलग बात है। कोई शायरी लिखता है, कोई कविता लिखता है, कोई अपनी कहानी लिखता है। हर किसी के अंदर एक ना एक लेखक होता है, कोई डायरी लिखता है। और मेरे हिसाब से हर कोई अच्छा लिख सकता है। अब वो आपको अच्छा लगे या मुझे अच्छा लगे वो एक अलग बात है, बट हर कोई अच्छा बेहतर लिख सकता है। तो जो मेरा जॉनर है, इसमें अभी बहुत ज्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि जिस हिसाब से हमारा अवेयरनेस बढ़ रहा है चीजों को लेकर, उस हिसाब से इसका ग्रोथ भी बहुत तेजी से आप देखेंगे ना, ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर गया है। यंग शायर आपको अब दिखने लगेंगे। पहले तो आप सिर्फ वसीम बरेलवी जी हो गए, मुनव्वर राना जी हो गए, या फिर राहत इंदौरी साहब हो गए, जॉन एलिया, इनको ही जानते थे। लेकिन अब आप देखिए, बहुत यंग 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 राइटर्स आ रहे हैं, जिन्हें लोग तहजीब हाफी हो गए, बड़ा उनका क्रेज चल रहा है, यंग राइटर है। तो लोग इस तरफ ना जा रहे हैं, रुझान कर रहे हैं। पब्लिक क्रिएट हो रही है, लोग समझने लगे हैं उर्दू हिंदी के शब्दों की जो खूबसूरती है वो समझने लगे हैं। बीच में ये जो बंधन था ना, थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन अब वो वापस फिर से आ रहा है। तो आप और हम कोशिश करेंगे तो बेशक आगे और बढ़ेगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। और काफ़ी फ़ेमस मैं एक नाम लेना चाहूँगा, ज़ाकिर खान, बिल्कुल स्टैंड अप बिल्कुल कॉमेडियन। बिल्कुल। मतलब वो जो है ना अपने रूट्स को छोड़ नहीं रहे हैं अभी भी। अगर आप उनके कोई भी स्टैंड अप देखोगे तो वो उनके कोई ना कोई वो जैसे कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, वो बीच में कोई ना कोई पोएम बोल देते हैं जो उन्होंने लिख रखी है पहले से। बिल्कुल तो वो मेरे ख्याल से उससे भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो रही है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों हाँ, में अवेयरनेस उस चीज को लेकर बहुत क्रिएट हो रही है। मैं बिल्कुल इस बात से वाकिफ हूँ। तो जब भी वो अब क्या होता है कभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए कुछ आ जाता है तो मैं रुकता हूँ उसे देखने के लिए, पहले मैं रुकता भी नहीं था उसे देखने के लिए। यही अवेयरनेस की मैं बात कर रही थी। अभी आप और शायरों को सुनिएगा तो आपको वो पसंद आएगा, क्योंकि शायरी जो है ना उसमें कुछ और खास नहीं है, आपकी मेरी जिंदगी की कहानी है बस। तो आप बिल्कुल। जिससे रिलेट कर जाते हैं वो बस वही है कि आपने सुना और आप अब ठहरने लगे हैं। धीरे धीरे आप देखिएगा आपका रुझान बढ़ता जाएगा। अभी तो आप एक दो शायर की कविताओं पे या शायरी पे शायद रुकते होंगे, फिर आप बार बार सोचेंगे चलो सुन लेते हैं, फिर समझ में करेक्ट। आएगी और धीरे धीरे पसंद आने लगेगी। बिल्कुल। शो के बाद मैं लेता हूँ आपसे लिस्ट किस किस की शायरीज लेनी है मेरे को सुननी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो लास्ट आपने कहा कि आप राइटर हो, तो ये स्कूल से ही चल रहा है, मतलब पहले से ही चल रहा है बचपन से, या कॉलेज में आके कुछ हुआ, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? देखिए इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है एक्चुअली में। मैं रिवील कर रही हूँ, मैं लिखने वाली थी इसे एक किताब में, बट कुछ हिस्सा मैं आपको बता देती हूँ। बहुत अजीब इत्तेफाक है। मैंने 12th क्लास पास किया और मैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए दिल्ली चली गई। वहाँ 3-4 साल मैंने प्रिपरेशन किया एंड देन फिर मैंने यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में। तो मेरा पहला साल था, फर्स्ट ईयर में फ्रेशर थे, तो कॉलेज में फेस्ट होने वाला था, कल्चरल फेस्ट होने वाला था। तो कुछ एक सीनियर्स आए, उन्होंने कहा कि आप पार्टिसिपेट करके देखो, आप कुछ सीखो। उससे पहले यकीन मानिए मैंने कभी स्कूल में भी किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा लिखती थी। बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो क्रिएटिविटी को उतना सपोर्ट नहीं करता है। करेक्ट। मैं 9th क्लास में थी, मुझे आज भी याद है मैंने 8-10 पोएम लिखी थी, वो मेरी किताब में कॉपी में अभी भी लिखी रखी है। वो मैंने किसी को, वो इंट्रोवर्ट थी मैं तो दिखाई नहीं मैंने, क्योंकि उस समय नया नया हमने सिमिली मेटाफर सीखा था, तो मैंने वो इस्तेमाल करके इंग्लिश में कुछ कविताएं लिखी थी। किसी को नहीं पता था मैं लिखती हूँ, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैं अच्छा लिखती हूँ, क्योंकि कभी किसी को पढ़ाया ही नहीं। और वैसे तो लोग लाइमलाइट में भी कल्चरल, नहीं थे हमारे पास कि हाँ कुछ होता है जी ऐसा जी कुछ। जी जी जी, ये बस वही दौर था ये। तो मैंने थोड़ा बहुत लिखा, तो मेरे सीनियर्स ने कहा कि आप अच्छा लिखती हो, तो एक पेज स्टार्ट करते हैं। तो वी 4-5 पीपल स्टार्टेड अ पेज नेम्ड एज संवाद। वहां पर मैंने लिखना शुरू किया। फिर पता चला कि कानपुर सिटी में कुछ ना ओपन माइक्स होते हैं। तो पहले ओपन माइक में मेरे सीनियर ने परफॉर्म किया, मैं उन्हें सपोर्ट करने गई थी। तो मैंने खूब तालियां बजाई, बहुत मुझे अच्छा लगा। फिर ओपन माइक जब खत्म हो गया तो टीम बैठी थी, तो उन्होंने मुझे भी दिखाया, बोले कि सब ना अपना अपना सुनाते जिसने परफॉर्म नहीं किया। तो मैं तब लिखना शुरू कर चुकी थी। तो मैंने वहाँ अपनी एक कविता सुनाई, मैं क्या देखता हूँ। सबको इतनी पसंद आई, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कवि थे, आज तो वो दिग्गज कवि हैं। बहुत उन्होंने सपोर्ट किया कि अब आप अगले ओपन माइक में आप परफॉर्म करेंगी। वहां से मेरा परफॉर्म करने का करियर स्टार्ट हुआ। लोगों ने तालियां बजानी शुरू की, लोग पसंद करते थे, बुलाने लगे परफॉर्म करने के लिए। तब पता चला कि हाँ, लिखने का भी टैलेंट है। फिर एक दिन एक अजीब इत्तेफाक हुआ, लग रहा था कि लिख तो रही हूँ लेकिन इसे कहाँ तक ले जा पाऊँ, ये नहीं पता था, इसका कोई रास्ता नहीं पता था, इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं पता थी। तो एक एक अजीब सा इत्तेफाक हुआ कि एक आरजे है कानपुर में, आरजे शेबा, बड़ी मशहूर है, बहुत बहुत प्यारी है वो। तो उन्हें कभी मैंने आते जाते सुन लिया होगा, मैं रेडियो भी नहीं सुनती थी, कभी सुन ओके। लिया होगा, तो नाम वो ध्यान था। मैं रास्ते में जा रही थी और वो अपना कोई शो कर रही थी वहां। तो मेरी नजर रुकी और मैंने सोचा कि आरजे शेबा यहाँ पर है, तो चल के इनसे कुछ बात की जाए। मैं गई और मैंने कहा देखिए आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, आपको लोग बहुत सुनते हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए, कुछ सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश की जाए। तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, मैं वापस आ गई। तो मैंने अपने हॉस्टल में बताया कि देखो ऐसे ऐसे एक आरजे है, उन्होंने मेरा नंबर लिया। तो लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर। उस वक्त लोग लिटरली मेरे ऊपर हंस रहे थे कि कोई ऐसे फोन नहीं करता है, आपका नंबर ले लिया, कुछ होने वाला है नहीं। कि मेरे रोज लिए सिस्टर जाते मेरे हैं ऐसे साथ रहती नंबर्स, थी ऐसे अमृता। नंबर्स रोज लिए जाते हैं काफी लोगों के। जी 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 जी, बिल्कुल यही कहा था कि अरे कुछ नहीं होगा, चलो रहने दो। तो मेरी मुझे
बहुत दुखी महसूस किया। मैंने कहा कि यार लग रहा था मुझे कि शायद कुछ हो, तो मेरी बहन आई, बोली इनको मत सुनो, तुम अच्छा कर रही हो, तुम कर सकती हो। 2 दिन बाद मेरे पास फीवर एफएम से फ़ोन आता है कि आप आइए, आपका इंटरव्यू लेना है और आपका कॉपीराइटिंग टेस्ट लेना है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं गई, मैंने टेस्ट दिया, वॉइस टेस्ट दिया, पसंद आया। मैंने वहाँ 6-7 महीने लिखा। वो मेरे जीवन का पहला कदम था। ओके। आरजे शेबा के अंडर मैंने इंटर्नशिप की। वो मेरी लाइफ का पहला स्टेप था। देन फिर उसके बाद मुझे मौके मिलते गए, वहाँ से पहचान मिलती गई। आज मुंबई के बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं जो जानते हैं, काम देते हैं। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, लेकिन ये बहुत इत्तेफ़ाक से शुरू हुआ। मुझसे कोई पूछता है कि आप पहले से लिखती थी, तो मुझे लगता है कि पता नहीं। और आज भी जब मैं लिखती हूँ जिस वक़्त, उस वक़्त जब मैं लिखने के बाद कोई ग़ज़ल या कोई शायरी ख़त्म कर देती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मैंने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है। ऐसा महसूस होता है कि उस वक़्त मेरे हाथ कलम जो चला रहा था वो शायद कोई और है। वो एक अजब-सी भावना होती है। बिल्कुल, वेरी नाइस। अभी ये प्रोजेक्ट शक्ति जो है, इसके बारे में कुछ बताइए कि वो भी आपसे रिलेटेड है कुछ? जी, प्रोजेक्ट शक्ति एक्चुअली मेरा इनिशिएटिव नहीं है। ये कानपुर में ही एक आर्यन सर हैं, उनकी अकेडमी है, आर्यन्स अकेडमी, उनका इनिशिएटिव था। तो मुझे सोशल वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ भी छोटा-सा भी मैं अपना योगदान अगर सोसाइटी को दे पाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तभी से मैं कुछ-कुछ चीज़ें करती रहती थी सोशल वर्क के लिए। मैंने दैनिक जागरण के साथ 1-2 प्रोजेक्ट किए थे, सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, फीडिंग इंडिया के साथ मैं जुड़ी थी काफ़ी वक़्त तक। तो ये प्रोजेक्ट शक्ति वाले मेरे कॉलेज में आए थे। तो ये कॉम्बैट टेक्निक सिखाते हैं, बेसिकली लड़कियों को, जैसे कि जो ऑन रोड सेल्फ जो डिफेंस। जी, सेल्फ डिफेंस। लेकिन ये वो सेल्फ डिफेंस नहीं है जो महीनों में सीखा जाए। ये कुछ ट्रिक्स बताते हैं, जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, किसी ने आपका हाथ पकड़ा तो आप कैसे छुड़ाएँगे। हुँ, तो वो जो एकदम एकदम आप डिफेंस के लिए अपने इस्तेमाल कर पाएँ, वो टेक्निक सिखाते हैं। तो सर मेरे कॉलेज में आए थे, तो मैं उनके मैंने भी पार्टिसिपेट किया उनकी जो वर्कशॉप थी, एंड आई वॉन देयर। तो मेरे पास 2-3 दिन बाद सर का फ़ोन आता है कि वी वांट कि तुम प्रोजेक्ट शक्ति से जुड़ो। उस वक़्त उनके पास शायद कोई महिला नहीं थी, तो मैं उससे जुड़ी। हमने उसमें एक और चीज़ ऐड की। मेरा बेसिकली जो काम था, क्योंकि मेरी जो ज़ोन है वो पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग है, तो सर जाते हैं कहीं पर भी तो वो कॉम्बैट टेक्निक सिखाते हैं, और मैं जाती हूँ तो हम जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की जो लड़कियाँ होती हैं जो 11, 12, 13 साल की, उनको मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में अवेयर करते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये अब तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन यकीन मानिए ग्रास रूट लेवल पर अभी भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन एक टैबू है। मिडल क्लास बिल्कुल, फैमिलीज़ में अभी भी लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। लड़कियों के हालात इतने खराब होते हैं कि उन्हें बहुत दिनों तक पता ही नहीं होता कि मैं इस फेज़ में आ चुकी हूँ, आने वाली हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। महिलाओं में इतनी बीमारियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में जानकारी ना होने की वजह से हैं। तो हम उन लड़कियों को बताते हैं जाकर कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ क्या है, हाइजीन क्या है। साथ ही साथ हम उन्हें कुछ पावर हेल्पलाइन्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है, आप किस नंबर को, आप कहीं जा रहे हो, आपको लगता है आप इनसिक्योर हो, कोई आपका पीछा कर रहा है, आप डायल 100 मिला सकते हो। डायल 100 आपकी कैसे मदद करेगा? किस वक़्त आप 10-90 को इस्तेमाल कर सकते हो? क्योंकि लड़कियों को अभी भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, वो डरती हैं, तो वो डर बिल्कुल। हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो प्रोजेक्ट शक्ति अभी बहुत बेहतर और फ़ेज़ में आने वाला है। हम बीच में थोड़ा पॉज़ हो गया था क्योंकि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ बंद थे, बट अब हम इसको और एक एक्सेलरेटेड तरीके से लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल, अभी आपने ग्रास रूट की बात करी कि नॉर्मली लोगों को लगता है कि पता है चीज़ें, बट वो ग्रास रूट पे नहीं है। तो मेरा क्या साइकोलॉजी है या मैंने जो पढ़ा है या फिर इंटरव्यूज़ देख के सीखा है, जो इंडिया है वो पूरा इंडिया नहीं है। एक है इंडिया, एक है भारत। तो इंडिया तो सब चीज़ों के बारे में अवेयर है, बट वो भारत वाला जो सेक्शन है अभी, जहाँ इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, तो वो जो सेक्शन है, वो अभी वहीं है, अभी 10 या 15 साल पीछे ही है वो अभी। तो आई थिंक कि उन्हें अवेयर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि जो इधर वाला इंडिया है वो तो बिल्कुल, ऑलरेडी इंटरनेट से खुद ही अवेयर हो रहा है। तो दैट्स गुड जो आप कर रहे हो प्रोजेक्ट शक्ति में। ऑल द बेस्ट उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी
जब हम लोग मिले थे अभी, तो हम लोग मिले थे आपकी लाइब्रेरी में, तो उसके बारे में यस। कुछ बताइए। ओके, सो हमने एक वेंचर स्टार्ट किया है द नारायणा लाइब्रेरी नाम से। ये भी बड़ा इत्तेफाक से शुरू हुआ। मेरी जिंदगी में बहुत इत्तेफाक होते हैं, ये भी एक बहुत खूबसूरत इत्तेफाक था। क्या था कि लॉकडाउन के वक्त ना, मैं भी पढ़ाई कर रही थी, मेरा भाई भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो स्कूल कॉलेजेस कोचिंग सब बंद थे। पहले हम लोग घर से बाहर रहते थे, बट अब 2 साल घर पर थे। तो घर पर ना वो माहौल नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए। वो होता है ना, एक बात नहीं आ पाती, कभी उठ जाते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वो बच्चे समझ सकते हैं कि भाई 5 से 7 घंटे बैठना बहुत जरूरी है एग्जाम की तैयारी के लिए, और घर पे बैठ के पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा भाई काफी दूर मुरादाबाद में जाया करता था लाइब्रेरी, और वहां पर भी वो फैसिलिटीज नहीं थी जो जो होनी चाहिए थी, या जो हमें लगता था कि हमें जरूरत है। तो काफी दिन ये स्ट्रगल करते रहे, क्योंकि बहुत दूर था, जाने आने में ही एग्जॉस्ट हो जाते थे बहुत ज्यादा। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ लेकर आया जाए अपने एरिया में, क्योंकि हमारे एरिया से बच्चे बहुत आशियाना से हिंदगिरी से, आशियाना हिंदगिरी और हरसले के एरिया से बहुत ज्यादा बच्चे लाइन पार्क की तरफ जाते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने एरिया में ही लाया जाए, ताकि बच्चों का समय बचे। हमने एक मार्केट सर्वे किया छोटा सा, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। हमने कहा चलो फिर अब तो श्री गणेश कर लिया जाए। तो हमने 81 सिटिंग की एक लाइब्रेरी बनाई, जहाँ हमने वो सारी फैसिलिटीज दी हैं जो आप कभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाए। मैं खुद दिल्ली रह चुकी हूँ, दिल्ली की लाइब्रेरीज भी मैंने देखी हैं। तो जो फैसिलिटीज वो लोग वहाँ पर देते हैं, वो प्रॉपर फैसिलिटीज हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की है। बच्चों को अच्छी चेयर दी है। चेयर हम लोगों ने, हमारा यूएसपी हमारी चेयर है, क्योंकि आपको जब आप चेयर पे बैठते हो, मैं खुद भी क्योंकि प्रिपरेशन करती थी, तो मैं बहुत इस चीज से इत्तेफाक रखती हूँ कि अच्छी चेयर बहुत जरूरी होती है। आप 1-2 घंटे बैठते हो, देन आपकी बैक पेन करने लगती है। तो हमने मैन्युफैक्चर करवाई है चेयर, स्पेशली डिजाइन करवाई है। एक एक क्यूबिकल हमने डिजाइन किया है। हर क्यूबिकल पर हमने एक लाइट दी है, एक सॉकेट दिया है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी ही एक अलग दुनिया में हैं। और जो सारे क्यूबिकल्स हैं वो इतने अलग है एक दूसरे से कि अगल बगल वाले एक दूसरे की कॉपी बुक्स में झांक के देख नहीं सकते। तो एक जो सेपरेट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर स्टडीज चाहिए होता है, वो हमने सारा प्रोवाइड किया है अपनी नारायण लाइब्रेरी में। तो अभी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सिटी से? देखिए, शुरुआत में रिस्पॉन्स उतना तो नहीं था, क्योंकि वही अवेयरनेस की कमी थी। पहले हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को बताना कि लाइब्रेरी है क्या। मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं कि लाइब्रेरी एक्चुअली क्या है। वो सोचते हैं कि लाइब्रेरी इज जस्ट लाइक कि भाई वहां पे किताबें होंगी, जाओ पढ़ो। ये जो ट्रेंड है जो हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज से लेकर आए हैं, वो अभी हमारे शहर में कुछ बच्चे जानते हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं, और जिनके भाई बहन पढ़े हैं, बाकी नहीं जानते। तो सबसे पहला चैलेंज है लोगों को बताना। हम लोगों ने पैम्फलेट्स भी करवाए, हमने बैनर्स वगैरह सब लगाए, बट लोगों को यही नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल क्या है। कई बार तो छोटे छोटे बच्चों के साथ फैमिलीज आ जाती हैं कि ये लाइब्रेरी है, हमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है। दूसरी चीज ये थी लोगों तक पहुंचाना इसको, कि भाई ऐसे लाइब्रेरी ओपन हो गई। तो शुरू में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, बट अब तो रिस्पॉन्स काफी बेहतर है। हम नियर है बहुत अपनी सीट्स फुल करने के, मतलब कुछ ही सीट्स अब हमारे पास बची हैं, ऑलमोस्ट हम सारी सीट्स पर फुल हो चुके हैं। तो दैट्स गुड। हम लोग जब लास्ट मिले थे तो आई थिंक 25-30% पे थे आप, और अभी ऑलमोस्ट जी। फुल होने वाले हो, तो दैट्स गुड, अच्छा ग्रोथ है। यस, यस, यस। अच्छा ठीक है, आप कानपुर रहे थे, और मुरादाबाद से आप बिलोंग करते हो, आप कानपुर काफी टाइम थे। यस, तो यस, इसके यस। अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, कि मैं भी पिछले 3-4 साल से पुणे था, लास्ट लॉकडाउन में मैं वापस आया जब मैंने एजेंसी स्टार्ट करी थी अपनी यहाँ। तो वो मैं बहुत जी। मिस करता हूँ, वहाँ की जो लाइफस्टाइल होती है ऑब्वियसली, जो मेट्रो सिटीज की लाइफस्टाइल होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और अभी उस वहाँ से वापस मुरादाबाद आके बहुत। सेटल होना बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो मैं बहुत मिस करता हूँ वहाँ की चीजें, ओपन माइक, स्टैंड अप कॉमेडी, क्लबिंग, जो भी चीजें होती है। तो मैं दो चीजों पे बात करना चाहता हूँ। फर्स्टली तो ओपन माइक्स, मुरादाबाद में क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? मतलब यहाँ ऑडियंस नहीं है, या फिर क्या इशू है जो आपने एनालाइज करा हो? ओके, तो यहाँ दोनों शहरों में एक तो अंतर ये है कि कानपुर जो है वहाँ पर आर्ट बहुत पहले से है ना। कानपुर में वो उर्दू शायरी इसका जो चलन है ना, वो बहुत ज्यादा पहले से है। जैसे आप मान लें कि संस्कृति से जुड़ा है बनारस, तो वैसे शायरी से
लखनऊ कानपुर से जुड़ा है, उसी तरह लखनऊ और कानपुर का है उर्दू का वहाँ पर, तो वहाँ लोग पहले से ही बहुत अवेयर हैं। प्लस वहाँ की पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है ना, कानपुर एक महानगर है, बड़ा शहर है, बिल्कुल, तो वहाँ बिल्कुल। पर हर चीज पहले आती है। वहाँ और यहाँ के लोगों में एक डिफरेंस मैंने देखा, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस वहाँ ज्यादा है। अगर आप कोई भी नई चीज लेकर आते हैं ना, तो वो अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। यहाँ पर वो अडॉप्ट करने की कैपेसिटी अभी कम है। जैसे वहां आप किसी भी कैफे में जाते हो या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप कहते हो भाई हमें अपना ओपन माइक यहाँ पर कंडक्ट करवाना है, आप स्पेस दे दोगे, दे वेलकम यू, दे डोंट इवन चार्ज एनीथिंग। वो कहते कि हाँ आप वेलकम है, आप आओ कराओ। जो चीज मैंने यहाँ नहीं देखी। मैंने एक दो रेस्टोरेंट में ट्राई किया था बात करके कराने का, वहां मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट मैं प्लान कर रही हूँ बहुत जल्दी यहाँ पर भी हम ओपन माइक लेकर आए। दूसरी चीज जो है, लेखक जो है शायद उन्हें उस तरह का अप्रिसिएशन, लेखक हैं, लिखने वाले बच्चे हैं, बहुत हैं, बड़े भी लिखते हैं, बच्चे भी लिखते हैं, लेकिन वही उनकी डायरी में बंद रह जाता है। बिल्कुल। हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए। कानपुर के लोकल बहुत प्लेटफॉर्म्स है जो राइटर्स को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अभी मुरादाबाद में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ राइटर्स खुलकर अपनी लेखन की अभिव्यक्ति कर पाए, बता पाए कि हम क्या लिख रहे हैं। एक दफा जब आपकी राइटिंग लोगों तक आने लगती है, तो न सिर्फ आपकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट होता है, बल्कि आपको इंकरेजमेंट मिलता है कि और लिखे। और हो सकता है एक राइटर को देख के 10 और बडिंग बनने लगते हैं। वो प्लेटफॉर्म की कमी है यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे अब मैंने सुना है एक दो ओपन माइक होते हैं यहाँ पर, सिर्फ सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, बट सुना है एक दो ओपन माइक हुए हैं। बट कोशिश कर रहे हैं हम कि जल्दी ही कुछ अच्छा लेकर आए, एक प्लेटफॉर्म लेकर आए जहाँ पर हम राइटर्स को सपोर्ट कर पाए। क्योंकि राइटिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन मुरादाबाद का योगदान अभी उसमें बहुत कम है, तो बिल्कुल, हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना कि रेस्टोरेंट्स या फिर कैफ़े, वो लोग अभी मना इसलिए भी कर देते हैं कि ठीक है, उन लोगों ने अगर हाँ कह भी दिया, बट द थिंग इज़ कि ऑडियंस आएगी क्या? मतलब आप तो ओपन माइक कर रहे हो, कि ऑडियंस सुनने को तैयार है क्या अभी? तो वो उधर से एक्सेप्टेंस नहीं ले पा रहे हैं अभी। या तो वो लोग, जैसे आपने बोला कि आपने लाइब्रेरी ओपन करने से पहले सर्वे लिया था, अगर वो 15 दिन बस खाली जो भी उनके पास आ रहा है, एक फॉर्म उनके सामने रख दें कि आर यू ओके टू अटेंड द ओपन माइक इन मुरादाबाद, तो वो हो सकता है कि वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा फीडबैक मिले। बट द थिंग इज़ कि यहाँ लोग अभी एफर्ट्स करने को रेडी नहीं है, जो मुझे लगता है मुरादाबाद के लिए। नई चीज़ों के लिए जी एफर्ट्स जी। नहीं कर रहे हैं वो लोग। वो लोग बस खाली उसी पे चल रहे हैं, जो चल रहा है चलने देते हैं। लेकिन अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है, मुझे लगता है कैफे कल्चर जितना जल्दी अडॉप्ट किया है उस तरह आर्ट एंड कल्चर भी हम लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट करेंगे, बिल्कुल। लेकर आएंगे। लिसनर्स थोड़ा सा बढ़ जाए ना, लोग सुनना पसंद, देखिए लेखक कब होता है, आप एक वक्ता तो वक्ता तब है, या एक लेखक तब है जब उसको पढ़ने सुनने वाले हो। तो हमारे पास लिसनर्स की भी कमी है, थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का जगे सुनने में। तो अगर 10 राइटर हैं तो कम से कम 50 तो सुनने वाले होने चाहिए। ठीक है, अभी इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, हम लोग क्रिएटिव पार्ट पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। जी मेरी एजेंसी है, तो जो भी मेरे पास कंटेंट राइटर या ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, उन लोगों का एक ब्लॉक आ जाता है, क्रिएटिव ब्लॉक कहते हैं जिसे। आप समझा भी सकते हो अगर ऑडियंस को कि होता क्या है वो, क्योंकि मैं भी नहीं समझा पाऊँगा वो ठीक से। क्रिएटिव ब्लॉक पर्टिकुलरली दो तरह से आता है। The first thing that we generally face is the difference between someone who wants us to write something, सामने वाला क्या लिख पाना चाहता है और हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। मैं खुद क्रिएटिव राइटिंग में हूँ, तो मैनी टाइम क्या होता है कि हमारे पास कोई क्लाइंट है, उसका डिमांड ऑफ राइटिंग समथिंग है, और हमारे पास उस चीज को लेकर या तो कंटेंट नहीं है, या रिसर्च नहीं है, या हम उसको कर नहीं पा रहे हैं, एंड देन फिर हम उसको अगर डिलीवर कर रहे हैं तो वो उस तरह से डिलीवर नहीं हो पा रहा। तो वहां पर डिफरेंस आता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक राइटर हो या अगर आप एक क्रिएटिव राइटर हो, कंटेंट राइटर हो, कुछ भी हो, तो कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट। आजकल राइटर तो सब बन रहे हैं, लिखते तो सब हैं, बट पढ़ना कोई नहीं चाहता। अगर आप 10 मिनट लिखते हो तो आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ता है उसके लिए। आपकी राइटिंग निचोड़ होना चाहिए, आपकी राइटिंग इलेबोरेशन नहीं होना चाहिए। आप एक लाइन लिखते हो, आपकी एक लाइन से 10 से 15 मीनिंग निकले, दैट इज द पावर ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। जब हम एक एड डिजाइन करते हैं, तो हम एक एड को 10-15 एस्पेक्ट से देखते हैं।
10-15 तरह के लोगों की तरफ से देखते हैं। आप देखते होंगे एलजी के या पीएनजी के एड्स बनते हैं या फिर कोई नई कंपनी के एड बनते हैं। आप एड देखते हो सोचते हो शिट यार कितना कमाल का एड है। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे क्रिएटिव राइटर है, क्रिएटिव डिजाइनर है, उसके पास कंटेंट है, वो पढ़ने पे बहुत टाइम देते हैं, वो चीजों को देखने पे बहुत टाइम देते हैं। उनको डिलीवर करने से पहले एक एक एड पे कई कई महीने काम होता है। तो ब्लॉक वहीं पर क्रिएट होता है जहां पर आपके पास कमी होती है चीजों की या कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंटेंट को मजबूत करें, आप अपने काम को पॉलिश करते रहें कंटिन्यूसली। अगर आप एडवर्टीजमेंट के फील्ड में हो, आप जितने ऐड देख सकते हो देख लो। आप मिर्ची कान फेस्टिवल सुनो, इतने कमाल के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं यहाँ पर। आप अगर स्क्रीन प्ले राइटिंग में हो तो आप स्क्रीन प्ले न सिर्फ कर लो, देख लो, पढ़ लो, जो कुछ भी आप उस फील्ड में जिस हद तक रिसर्च कर सकते हो वो आप कर लो। दैट कम्स टू प्ले अ ह्यूज रोल। वहां पर ये आपकी जो प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व हो जाती है। ये मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ है कि क्लाइंट खुश नहीं हो रहा हमारे काम से। क्यों नहीं खुश हो रहा? क्लाइंट रुक नहीं रहा। आपको सिर्फ एक क्लाइंट नहीं रखना, आपको क्लाइंट से क्लाइंट बनाना है, चेन बनानी है। मेरे पास रेफरेंस आता है काम का। मैंने अगर किसी का काम किया और उसको किसी ने बोला मुझे क्रिएटिव राइटर की जरूरत है तो दे कम इन कॉन्टेक्ट मी। कल मेरी एक सर है, उनसे बात हो रही थी। मैंने उनकी कंपनी के साथ काफी पहले काम किया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं कंटेंट की बात आती है तो मेरे माइंड में आपके अलावा कोई नहीं आता। उनके पास किसी का नंबर ही नहीं है और उनके थ्रू मुझे काफी काम मिलता है। तो यू शुड डू वर्क लाइक दिस। आप एक एम्प्लॉय की तरह कभी काम ना करें, आप एक टीम की तरह काम करें। इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आपको किसी ने बोला है कि आपको मुझे आपसे एक एड क्रिएटिव एड चाहिए, आप एक क्रिएटिव एड लिखो। उसने बोल दिया कि भाई मेरा ऐसे ऐसे साड़ी की शॉप है और मुझे आपसे एड लिखवाना है, मेरी यूएसपी ये है और मैं ये ऑफर चलाना चाहता हूँ। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इसमें कितने एफर्ट डाल रहे हो। आप बता सकते हो कि सर देखिए ये चीजें और ऐड हो सकती हैं, या आपने 2-3 एग्जाम्पल ऐड के लिख के दिखा दिए। वो क्लाइंट जो होता है वो आपके अंदर बिलीव करने लगता है। एंड देन जब आप अपना इनपुट देते, लोग सोचते हैं अगर मुझे इतने का पैसा मिल रहा है मैं उतना ही काम करूँ। ये कल्चर सही नहीं है। आप एक्सप्लॉयटेशन मत करवाओ, बट आप इनपुट में कमी मत रखो। और वो आपके पास तभी आ सकता है जब आप अपने पास इसका डेटा रखते हो, आप इसका कंटेंट रखते हो। So that comes to play a huge role when it comes to do business of writing। क्योंकि बहुत भीड़ है, बस बहुत कम लोग हैं जिनके पास काम आता है, रुकता है और टिकता है। और अभी तो बहुत काम आने वाला है यार। अभी सब डिजिटल होना शुरू हुआ है 2019 के बाद से, जब से कोविड आया है। मतलब अभी डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो अभी स्टार्ट हुआ है इंडिया में। तो अभी तो ये काफी ग्रोथ आने वाली है, तो लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो आपका जो, मैं अगर कंक्लूड करूँ, तो क्रिएटिव ब्लॉक का आंसर है कि अपने स्किल को वापस पॉलिश करो, रिसर्च करो वापस। दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रिसर्च होगी, पहले से स्किल है, तो आपको क्रिएटिव ब्लॉक का मतलब ही नहीं पता होना चाहिए उसके बाद, अगर आपके पास स्किल्स और रिसर्च बिल्कुल कंप्लीट है। बिल्कुल। क्योंकि वही है, देखिए मैंने कभी कोई राइटिंग का कोर्स नहीं किया, बट कोई मुझसे नहीं पूछता कि आपने कोई कोर्स किया। लोगों को मैं देखती हूँ बहुत कोर्सेज करते हैं, कोर्स करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप हिंदी लिख रहे हो हिंदी मजबूत करो, इंग्लिश लिख रहे हो इंग्लिश मजबूत करो, पढ़ डालो जितना पढ़ सकते हो। और पढ़ने से सिर्फ आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं होती, आप एज अ पर्सन बहुत इंप्रूव होते हो। आप एक एक्सपेरिमेंट जितने भी लोग सुन रहे हैं वो करके देखें कि एक किताब एक हफ्ते में कम से कम 2 महीने पढ़िए। आपने 8 किताबें पढ़ी है, 8 वैरायटी की, और 2 महीने के बाद की अपने आप को देखिएगा और 2 महीने से पहले वाले को देखिएगा, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। किताबें आपको बना देती हैं जो आप बनना चाहते हो वो, और इतनी वैरायटी ऑफ बुक्स है हमारे पास कि पढ़िए और बिल्डअप कीजिए। लेकिन मैं इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली पढ़े कैसे, क्योंकि आजकल का जो चल रहा है मार्केट में, कि अगर मेरे को बुक भी पढ़नी है, कोई, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, कि अगर मेरे को कोई बोलता है कि वो बुक पढ़ ले, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे को बुक छोड़ो एक समरी दे दो वीडियो में कि क्या है बुक। तो वो हैबिट कैसे लाई जाए कि हम बुक पढ़ सके। देखिए सबसे पहले तो आप अगर अपनी जोन की, जैसे कि मैं देखती हूँ बच्चे ना
आजकल 15-16 साल के बच्चे बी बुक पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। एक तो सबसे ज्यादा ये है कि समरी बहुत इंटरनेट पे आ गए हैं ना, पॉडकास्ट आ गए, कान लगाओ सुन लो। आप जब तक पढ़ोगे नहीं चीज को, आप किसी भी चीज को रीड करते हो ना, वो आपके ब्रेन में एंटर करती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, तब आप डेवलप होना स्टार्ट करते हो। आप पहले 20 मिनट दिन के आप निकालो, कोई भी 20 मिनट आप दिन के निकालो कि इतनी देर बैठ के मुझे पढ़ना है। पहली बार तो बड़ा बुरा लगेगा, नींद आएगी, यॉर्निंग होगी, 50 चीजें होंगी। बट 10 दिन बाद ना आपका वो सेट हो जाएगा कि हाँ मैं इतने 20 मिनट या आधे घंटे बुक पढ़ता हूँ। देन धीरे धीरे आप उस टाइम को बढ़ाओ। 1 आवर अ डे आप मिनिमम रखो। 1 घंटा, अगर आप 1 घंटा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटा निकल जाता है कुछ नहीं पता चलता, बट हम उससे गेन कुछ नहीं कर पाते। तो वो 1 घंटा ना, थोड़ा तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बट वो 1 घंटा आप डालो और किताब से ही पढ़ो। चाहे आप अपने लैपटॉप में, फोन में बुक आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या फिर आप पेपर बैक ले लो, बट आप बुक से ही पढ़ो। क्योंकि देखिए, एक लेखक जो होता है ना, बड़ा कमाल का होता है। इसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए एक बुक पढ़ी, जैसे कि मैं भी रिसेंटली पढ़ रही थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वो किताब ना, जितने लोग पढ़ेंगे वो उतने मतलब निकालेंगे। आप उस किताब से क्या ले रहे हो, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसे पढ़ोगे। क्योंकि आप समरी सुन रहे हो तो वो तो आप उस हिसाब से सुन रहे हो जिस हिसाब से सामने वाले ने पढ़ी, उसने अपना मतलब निकाल के रख लिया। आपने क्या खुद को बिल्डअप किया? आप तभी बिल्डअप कर सकते हो जब आप उसका मतलब निकालोगे। और आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, आपको 10 अलग मतलब मिलेंगे उसके। दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग। तो आई सजेस्ट कि सब 1 घंटा एटलीस्ट अपनी जिंदगी का दें पढ़ने को। आप देखिएगा, आप कुछ समय बाद अपने आप में इतना अंतर महसूस करेंगे। और बुक सही चूज करें। जैसे जो बुक आपको डेवलप करती है, अगर आपको कुकिंग पसंद है तो कुक बुक पढ़ें। बी बुक, इतनी सारी बी बुक दुनिया में, मतलब इस समय तो बी बुक एकदम समझ लीजिए भंडार है। बी बुक पढ़ें, ये आपको डेवलप करती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इतना मुश्किल भी नहीं है। सिलेबस की बुक पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हो सकता है आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, किसी में ना हो। अपने इंटरेस्ट की किताबें पढ़ेंगे तो जरूर मजा आएगा। और बी बुक्स पढ़िए, आपके लिए तो बहुत अच्छी है। अभी रिसेंटली मेरा भाई एक बुक लेकर आया, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो हम्म। वो पढ़ रहा है उसे, उसके बाद मैं पढ़ूंगी। मैंने उसके बारे में काफी सुना है, काफी अच्छी बुक है। तो बी बुक्स पढ़िए, आपको बहुत फायदा होगा। तो वॉरेन बफेट की है क्या? मतलब उससे रिलेटेड है क्या? हाँ, या शायद, या मैंने द नाम सारे सुन इंटेलिजेंट रखे हैं। इन्वेस्टर शायद बहुत। मैंने नाम सारे सुन रखे हैं कि कौन सी बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अल्केमिस्ट, और बहुत सारी बुक्स है जो मैंने सुन रखे हैं नाम। बट द थिंग इज के वही है कि रिच डैड पुअर डैड, उसकी सबकी समरीज पता है मेरे को, बट द थिंग वही कंसिस्टेंसी नहीं आती है उसपे। आप पढ़िए, आपको एक अलग ही मीनिंग मिलेगा रिच डैड पुअर डैड का। जो बिल्कुल आपने सुना बिल्कुल। होगा, आपको लगेगा ये तो उसने कुछ और बताया था, ये तो कुछ और है। बिल्कुल। हम लोगों ने काफी बातें कर ली, बट एक चीज रह गई जो बात करते ही नहीं है लोग। बचपन से अभी तक कोई भी आपकी लाइफ में फेलियर आपने फेस करा हो और उससे कुछ सीखा हो, या फिर अगर फेलियर कोई फेस करता है तो उसे क्या करना चाहिए एट अ टाइम, क्या करना चाहिए? क्योंकि सक्सेस की बात तो सभी बताते हैं कि यार तुम सक्सेसफुल होगे तो ये मिलेगा, या फिर ये ले आओ, मतलब इतने मार्क्स ले आओगे तो ये मिल जाएगा। मतलब थिंग इज फेलियर की बात कोई नहीं करता। तो क्या करना चाहिए जब फेलियर होता है, या आपने कभी फेस करा हो तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या लर्निंग मिली उससे? बिल्कुल। देखिए, फेलियर मैंने फेस नहीं किया, बहुत फेस किया है। 12th तक आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। सो व्हेन आई वेंट टू प्रिपेयर फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आप जानते हो कि नीट में कितना ज्यादा बच्चा बैठता है और सीट बहुत कम है। तो मैंने 3 साल प्रिपेयर किया है, और कंटिन्यूसली 3 साल, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर से, कभी 4 नंबर से सिलेक्शन रह जाता था। तो क्योंकि उस वक्त ना, जब आप उसी 365 दिन आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन एक दिन आप बैठते हो एग्जाम लिखने के लिए, और फिर रिजल्ट के दिन आपको पता चलता है कि आप 2 मार्क्स से रह गए, या आप 3 मार्क्स से, या 5 मार्क्स से रह गए। तो वो एक बहुत हर्टिंग फेज होता है। तो मेरे फादर जो है ना, मेरे फादर ने हायर जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी काफी वक्त तक। उनके साथ भी यही हुआ था कि 1 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स से वो रह गए। राइट नाउ तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने फेलियर से बहुत डील किया। तो जब पहली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो माय फादर केम एंड उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, ही सेड डोंट वरी, प्रिपेयर अगेन, यू विल सक्सीड।
मैंने दूसरे साल तैयारी की, फिर नहीं हुआ, तो देन ही केम बैक, उन्होंने पीठ थपथपाई, टेंशन मत ले, हो जाएगा, तू कर लेगी, फिर कर। हर बार 3 बार जब मैं प्रिपेयर करती रही और नहीं हो रहा था, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते थे, उनसे मुझे हिम्मत मिली कि नहीं, ये नहीं हो रहा तो कुछ और। देन थर्ड ईयर फॉर्चुनेटली मुझे एक अच्छा कॉलेज मिला, मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया। उसके बाद जब मैंने लिखने की, राइटिंग की इंडस्ट्री में आई, जब मैंने लिखना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में बहुत फेलियर फेस किए, काम नहीं मिलता था। अ, और काम मिलता था तो पेमेंट नहीं मिलती थी, तो खराब लगता था। उस वक्त भी मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और धीरे 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 आज इतना बिल्डअप हो गई हूँ। मुझे डील करना आ गया फेलियर के साथ। मैं फिजिकली बहुत ज्यादा फिट नहीं हूँ, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के लिए ना 4 साल लगातार तैयारी करती जाती थी। पहले साल गई, रिजेक्ट हुई, आ गई। फिर दूसरे साल गई, रिजेक्ट हुई, आई। मेरे साथ वाले जो फर्स्ट ईयर गए वो सेकंड ईयर नहीं गए, जो सेकंड ईयर गए वो थर्ड ईयर नहीं गए। 3 साल मैंने लगातार ट्राई किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी, बट फोर्थ ईयर आखिरकार हो गया। आई वेंट टू प्ले यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स। आप ट्राई करते रहते हो ना, आप कर लेते हो, क्योंकि आप इम्प्रूव कर रहे हो अपने आप को। आपको डील करना फेलियर के साथ सीखना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन और कंपटीशन दोनों बढ़ रहा है, तो किसी ना किसी फेज पे मिलेगा ही मिलेगा आपको फेलियर। अगर नहीं मिलेगा तो आप सीख नहीं पाओगे। आप देखोगे ना, जो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सक्सीड होता आया है ना, उस बंदे में कोई बात नहीं है। बात उसी में है जो फेल हुआ है और उठा है। गिर के उठना हमें सीखना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ नहीं हो रहा है, एक कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ, मैं अभी रिसेंटली किसी का कुछ सुन रही थी, उसने बड़ी ना कमाल की बात बोली। उसने बोला कि मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा तू मोची बन, लेकिन तेरे जैसा मोची तेरे पूरे इलाके में दूसरा होना नहीं चाहिए। आप जो काम करें ना, उसे शिद्दत से करो, और प्रैक्टिस रेगुलर करते रहो। एक बार फेल होगे, 2 बार होगे, 3 बार होगे, 4 बार होगे, 5 बार होगे, हमेशा थोड़ी ना होगे। और अगर वहां फेल होगे तो वो लर्निंग्स आप कहीं और यूज कर लोगे, क्योंकि कोशिश कभी बेकार जाती ही नहीं। वो है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर मैंने उतना पढ़ा नहीं होता पहले, आज मेरे पास जो मेरे काउंटर राइटर्स हैं, जो मेरे कंपटीशन में राइटर्स हैं, उनके पास उतना इंफॉर्मेशन नहीं है जितना मेरे पास। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पहले नॉलेज है, पहले पढ़ा है। तो चीजें कभी खराब होती ही नहीं है। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए। अगर आपने कोई डिसीजन लीजिए सोच समझ के कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, पर अगर कोई डिसीजन ले लिया, तो जैसे अलेक्जेंडर था, सिकंदर था, कि मैंने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो मैं उसे सही करने की हर पूरी कोशिश करता हूँ। वो सोचता ही नहीं था कि वो गलत भी हो सकता है। अलेक्जेंडर जब जब लड़ने आता था कभी कोई देश में, तो वो वापस जाने के रास्ते बंद कर देता था। उसकी आर्मी को पता था कि हम वापस जा ही नहीं सकते, तो हमें लड़ना है और जीतना है। ऑप्शन ही वो फिनिश कर देता था। So this kind of confidence we need. It is very important to be confident, to believe in yourself every time. आपके आसपास के लोग हमेशा आपको ये बताएंगे कि आप नहीं कर सकते या आप कैसे नहीं कर सकते, पर आपको हमेशा अपने आप को ये बताना है कि आप कर सकते हो और आप कैसे कर सकते हो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फेलियर्स बहुत मजेदार चीज है और बहुत अच्छी चीज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपको डेवलप करती है, वो आपको बिल्डअप करती है। मैं आज जो भी हूँ वो अपनी लाइफ की फेलियर्स की वजह से हूँ। करेक्ट, करेक्ट। एक्चुअली ना, वो इंसिडेंट जो आप अभी बोल रहे थे, इंतफाक, आपने 3-4 बार बोला, तो मैं कोई इंटरव्यू जी। देख रहा था, तो वहाँ मेरे को उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था जो भी था स्पीकर। तो उसने बताया कि जो भी आइडियाज होते हैं, जो भी आप स्टेप लेते हो, अगर राइट टाइम राइट प्लेस होता है वो, तो वो काम कर जाता है। ठीक है, आपने क्वाड्रेंट पढ़ा है? क्वाड्रेंट, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। यस 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 यस। तो इधर राइट प्लेस, इधर राइट टाइम। अब क्या होता है, जब आप कोशिश करते रहते हो ना, तो हो सकता है आप इस वाले क्वाड्रेंट में हो इस टाइम। ठीक है, तो हो सकता है रॉन्ग प्लेस राइट टाइम हो गया, तो भी आप फेलियर पे आ गए। इधर राइट प्लेस रॉन्ग टाइम हो ठीक है। गया, इधर ये हो गया। बट द थिंग है, जब तक आप ट्राई करते रहते हो ना, तो वो एक ना एक बार वो राइट टाइम राइट प्लेस वाला जो क्वाड्रेंट है, वहाँ आप आ ही जाते हो। तो करेक्ट। क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ के पीछे आप साइंस लगा देते हो ना, तो लोगों को समझना ईजी हो जाता है।
यस। तो जब ये मैंने समझा तो मैंने कहा यार ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, और अगर आप इसके थ्रू किसी को फेलियर की स्टोरी मतलब समझाओगे तो वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा उसे। तो आपका कहने का भी वही मतलब है कि करेक्ट। ट्राई ट्राई ट्राई, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। एक सेक्शन है हमारा कि मैं कंपनीज के नाम लूंगा, आपको उसके ऊपर क्रिएटिव राइटिंग कुछ अभी बनानी है हाथ के हाथ। ओके। ठीक है, मैं कोशिश कर सकती हूँ। ओके। बोट जानते हो आप? या। बोट, तो अगर बोट को अपना क्रिएटिव एड लिखना हो अभी, मतलब एक स्लोगन लिखना हो, तो क्या लिखेगा वो? अ, हाँ, कुछ कुछ चीजें हम लोग जैसे क्रिएटिव में ऐसे लिखते हैं, जैसे बोट, नाम तो सुना होगा। या हम्म। फिर सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देने वालों, थोड़ा यहाँ भी थोड़ा यहाँ पर भी कान लगा लो, बोट। कुछ समथिंग इस तरह से कुछ किया जा सकता है। नहीं, वेरी नाइस वेरी नाइस। थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीजों को मेरे सोचने दिमाग में में। तो कुछ भी नहीं आया। फेसबुक पे जाते हैं। फेसबुक, ओके। हम्म, मुखौटे लगाने वाले लोगों को पहचाने, फेसबुक पे आए और उनके बारे में और जाने। दैट्स नाइस। हाँ, क्या अच्छा है। फेसबुक यूज कर सकता है इसको इंडिया में। अच्छा, टिकटॉक। टिकटॉक, ओ, अपने अंदर के एक्टर को बाहर निकालो। नहीं, अच्छे से मार्केट कर सकता है ये तो। इन लोगों को यूज करना चाहिए यार, ये जो इंडिया में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स है। नहीं, वो लोग पता है, दे आर मोर फोकसिंग मोर अपॉन क्या क्या सॉन्ग डाल सकते हैं, उनको ट्रेंडिंग कैसे कर सकते हैं। उनके पास बहुत अच्छे क्रिएटिव राइटर्स हैं। बट वही होता है, जिस तरह की पब्लिक होती है ना, उस तरह की चीजें, हुक लाइन्स वगैरह भी इतना यूज नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, यस, ऑफ कोर्स, हुक लाइन्स जो होती है वो बहुत बहुत ज्यादा आपके ग्रोथ में काम आती है। नहीं, ऑब्वियसली। इजी में, जैसे जेप्टो का चल रहा है ना अभी, 10 मिनट में डिलीवरी, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कॉन्सेप्ट। और इतना जल्दी ग्रो कर रहा है वो, यार बहुत अच्छा लेकिन बात कॉन्सेप्ट है उनका। स्टार्टअप जो इंडिया के स्टार्टअप की बात यही है, आज कोई भी स्टार्टअप कितने भी अच्छे से ग्रो करे, वो एक्वायर हो ही रहा है, कोई ना कोई खरीद ही रहा है उसे। तो जो उसका। लोग यही कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स थे, हालांकि अनअकैडमी तो इंडियन है, हम्म। बट जैसे वाईफाई स्टडी था, और और कुछ कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म थे, बहुत सही ग्रो कर रहे थे, बहुत सही कंटेंट डाल रहे थे, बट दे ऑल मर्ज इनटू एन अकेडमी। वो अपना भी कर सकते थे, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन उसके लेकर अंदर आ इशू सकते क्या थे, है, बट वो नहीं। उसके अंदर जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो दो स्ट्रैटेजी लेती हैं कि या तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा अपने अंदर फीचर ऐड करके, या फिर मैं तुम्हें खरीद लूंगा। तो वो जो नई कंपनी है ना, वो कुछ भी अफोर्ड कर ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर उसने वही फीचर अपने ऐप में डाल दिया तो वहां से उसकी ऑडियंस चली गई, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी मार्केट है। और दूसरी चीज, अगर वो करेक्ट। खरीद लेगा तो वो अपनी तरह से चलाएगा उसे। ओके। तो आप कुछ सुनाने वाले थे लिखा हुआ अपना, तो फिर उसके साथ हम क्लोज करते हैं आज का पॉडकास्ट। जी, एक कविता है, बहुत पसंद है मुझे, हिंदी में है। एक्चुअली मैं लिखती हूँ तो मैं, हर राइटर का एक पर्पस ऑफ राइटिंग होता है। तो मेरा पर्पस ऑफ राइटिंग है कि मैं जो जेंडर डिफरेंस है वो आर्ट से हटाना चाहती हूँ। जैसे एक कलम है, एक लेखक है, उसका कोई लिंग नहीं होता, जेंडर नहीं होता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जैसे जाती हूँ, खाती हूँ, सोशली बोलते हैं हम, तो मैं लिखने में जाता हूँ भी, इस्तेमाल कर लेती हूँ कभी। तो इस कविता का नाम है भूल गया। भूल गया मैं याद रखूं तो भूल ही जाता हूँ फिर से, रख आया तहजीब कहीं पर लेकर आता हूँ फिर से, नजर लगे तो लग जाए, अब डर है नहीं जमाने का, वक्त गया वो चुप रहने का, अब है राज बताने का, नींद नहीं आती इल्जाम, टूटे फूटे बिस्तर पर लाकर मन की बान में खटिया बुनवाता हूँ फिर से, भूल गया मैं याद रखूं तो भूल ही जाता हूँ फिर से। याद रखें, याद रखें जीना मुश्किल इस नश्वर कटु संसार में, कोई नहीं है पार, फंसे सब जीवन की मझधार में, आप लगे सब दौड़ लगाने, बिना रुके बस भागे चल, दौड़ सके ना फिर भी मत रुक, पग पग चल पर आगे चल, सूख गए कंठों को सबके, जल पिलवाता हूँ फिर से, भूल गया मैं याद रखूं तो भूल ही जाता हूँ फिर से। और इसका एक लास्ट stanza है,
कि जान बची लाखों पाए, घर बुद्धू बनकर बैठे हैं, नदी में नौका छोड़ किनारे चप्पू बनकर बैठे हैं, रात कहीं ना हो जाए इस बात की चिंता खाए हैं, उनसे जिनसे डरते थे मेहमान वही घर आए हैं, यूं बचपन की भूली बिसरी दौड़ लगाता हूँ फिर से, और भूल गया मैं याद रखूंगी, भूल ही जाता हूँ फिर से, भूल ही जाता हूँ फिर वेरी से। नाइस, बस वेरी इतना नाइस। ही। और शुक्रिया। मैं तो यहाँ जज करने वाला भी नहीं हूँ कि मेरे को इतनी उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, बट सुन के काफी अच्छा लगा मेरे को। तो आप जो भी लिखते हो वो अभी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे डाल नहीं रहे हो, मतलब खुद अपने फेस वैल्यू के साथ? जी। मेरी कुछ कुछ राइटिंग जो है मैं ज्यादा अपलोड नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं अपनी बुक के ऊपर काम कर रही हूँ अभी। और ओके। जो हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं वो क्योंकि हम एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट के अंदर करते हैं, हाँ, तो करेक्ट। हम उसे शेयर नहीं कर सकते। यस। जो मेरी खुद की पर्सनल राइटिंग्स हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ कुछ कुछ, और कू एप्लीकेशन जो अभी लॉन्च हुआ है वहां पर मैं शेयर करती हूँ। वहां लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहाँ पिछले 1 महीने से मैंने शुरू किया था लिखना। मेरे शायद 10 फॉलोअर्स थे और अभी 15,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। अरे दैट्स गुड। बहुत। कौन सी एप्लीकेशन है? कू एप्लीकेशन है, ट्विटर का सब्स्टिट्यूट है इंडियन ऐप। जी जी। ऑडियंस के नहीं, लिए। आप वहां पर कुछ भी अपना लिख सकते हो। यस। तो इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ, योर पोस्ट पे भी मैं लिखती हूँ। बाकी आप अगर चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हो गई थी, बट अब मैं फिर से वापस कुछ कुछ चीजें लिखना शुरू करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो शारिका की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जिसको भी जी। जहाँ पे जाके इनका काम देखना है, पढ़ना है, वो जाके पढ़ सकता है आराम से। अच्छा, कू ऐप का मेरे बिल्कुल। को, मैंने स्टार्ट करा था एक्चुअली उस पे। जो मेरा एक एक्सपर्टाइज है, मैं नॉर्मली एनालिटिक्स फील्ड से हूँ, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ओके। एक्सेल एनालिसिस और इन सब के अराउंड वीडियोस या कंटेंट बनाता हूँ। तो उसका जी। मैंने स्टार्ट करा था वहाँ, बट द थिंग इज, हो सकता है मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ कोई भी ऑडियंस गैदर नहीं कर पाया। ये हो सकता है कि मेरे को एक्चुअली। प्लेटफॉर्म। हाँ, बिल्कुल। जी। एक्चुअली वहां पर क्या है ना, कू में 2-3 चीजें हैं। अगर आप कोई इमेज डालते हो तो उसका रीच उतना नहीं जाता है। अगर आप कोई जस्ट लाइक कोई फोटोग्राफ डालते हो, उसकी उतनी रीच मेरे ख्याल से नहीं जाती है। लेकिन अगर आप लिखते हो विद हैशटैग जो ट्रेंडिंग में है तो उसकी रीच जाती है। एक्चुअली मुझे कू की टीम ने कांटेक्ट किया था। दे लाइक्ड माय प्रोफाइल एंड दे लाइक्ड माय कंटेंट। तो दे ओके। सेड दैट, क्योंकि मैंने बीच में लिखना बंद कर दिया था, तो दे सेड कि यू कंटिन्यू राइटिंग, पीपल आर लाइकिंग योर थिंग। तो मुझे लगा कि मे बी जस्ट ऐसे ही हो, बट जब मैंने लिखा तो एक्चुअली में रिस्पॉन्स आया। उन्होंने मुझे बोला आप ट्रेंडिंग हैशटैग के ऊपर अपने विचार लिखिए, और मैं ट्रेंडिंग हैशटैग के ऊपर लिखती हूँ। उन्होंने यही बोला था मुझे कि इमेजेस अगर आप डाल रहे हो तो उसके साथ कंटेंट भी डालो। वो वहां पर आप लिखते हो ना तो वो उससे रीच मिलेगी आपको। कंसिस्टेंटली आप लिखो, ये आपने बोला ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली आप करेक्ट लिखो। करेक्ट, और ये हर प्लेटफॉर्म का है, कू का ही नहीं है आई थिंक। ऑफ कोर्स। यस। ओके। कंसिस्टेंसी तो लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। अरे बहुत ज्यादा। कू ऐप तो अच्छा है, लेकिन आप वो ट्विटर पे नहीं कर रहे हो क्या शेयर, सेम चीज? या आप करते हो शेयर? ट्विटर, मैं पहले ट्विटर यूज करती थी, बट अभी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था कुछ रीजंस की वजह से। बट मैं उसको फिर से रिस्टोर करूंगी उसको, एंड देन आई स्टार्ट शेयरिंग क्योंकि देयर। मुझे मुझे क्या लगता है ना कि दोनों में ऑडियंस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कू में आपके थोड़े पॉलिटिक्स वाला थोड़ा बहुत ज्यादा है, और ऑफ कोर्स। यस। ट्विटर यस। पे बिजनेस और क्रिएटिव पीपल है, उससे ज्यादा है ज्यादा कू पे। है। तो अगर आप उधर थोड़ा शिफ्ट करोगे, मतलब दोनों पे डालो आप, लेकिन ट्विटर पे आपको अच्छा और काम मिलेगा, मतलब वहां से वहाँ और ज्यादा ऑफ लोग कोर्स। काम करेंगे। ओके, सो इट वाज वेरी नाइस तुषारिका। हम लोग जब आगे, जब फिजिकल वाले सेटअप पे जाएंगे, तो पक्का एक और बार हम लोग अच्छे से बात करेंगे बैठ के, तो तब हम दोबारा करेंगे एक बार पॉडकास्ट। तो थैंक यू फॉर कमिंग। और आप अपनी ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहते हो, जो भी इसे देखेंगे, तो आप बोल सकते हो। जी बिल्कुल। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि पहली बात तो कोविड है, तो सेफ रहें। और दूसरी चीज जो मैंने बोला कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने अंदर बिलीव करें। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं। चाहे कोई कुछ भी करे, आप अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस फील करें, अच्छा फील करें, अच्छा पढ़ें, अच्छा खाएं,
अच्छे से रहें और बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दैट इज द ओनली थिंग। और फॉलो करें, लाइक करें हमारे पेज ट्रेड इन डोमेन्स को और सपोर्ट करें। ये मुझे पता है कैसा लगता है, जैसे वो ये हॉस्टेज जब ड्रिल देते हैं ना, तो यूट्यूब पे मुझे वो वैसे ही लगता है कि लास्ट में एक बार वो प्रॉपर एक रटा रटाया एक हमारे पास सेंटेंस जो बोलना है सबको। नहीं नहीं, ये मैं दिल से बोल रही हूँ, आप लोग बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सपोर्ट करना है, जैसे अभी आपने ट्विटर के लिए भी बोला, वो सिर्फ आपका यही कॉज है कि आप लोगों को सपोर्ट करें। और देखिए मुरादाबाद का योगदान अभी चीजों में बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। बिल्कुल। हम क्यों बड़े शहरों में जाएं, हम अपने शहर में अपॉर्चुनिटीज क्यों ना क्रिएट करें। करेक्ट। तो कुछ और प्लान्स भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कभी बैठकर आराम से बात होगी। जैसे कि मैं सोच रही थी कि कुछ ऑनलाइन हम ओपन माइक करवाएं, ताकि हमें मुरादाबाद के राइटर्स कुछ मिले, देन फिर हम लोग ऑफलाइन कराएं, क्योंकि अभी हमारे पास ऑडियंस की गैदर नहीं हो रही है। ऑनलाइन हम लोग फ्री ओपन माइक कराएं, ताकि बच्चों को थोड़ा बोलने की आदत हो, हमें पता तो चले कितने लिख रहे हैं। देन आगे कुछ इस तरह के प्लान्स है माइंड में, तो वी विल डू दैट आल्सो। बिल्कुल। और ट्रेड इन डोमेन्स हमेशा आपके साथ है, जब भी आप बोलोगे तो हम लोग हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुरादाबाद के लिए तो वो हमेशा तैयार रहते हैं हम उस चीज के लिए।